आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ सेक्शन का। और मैथ में मैथ्स के साथ साथ 2018 में कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आए थे, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द नंबर 20 की पावर 7। कितने अंकों की आवश्यकता होगी ताकि हम 20 की पावर 7 को हम लिख सकें। तो 20 की पावर 7 का मतलब क्या हुआ, 20 की पावर 7। इसका मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, या तो 20 को 7 बार मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसे ऐसा भी समझ सकते हो 2 × 10 की पावर 7, मतलब तो सेम ही है। अब 2 की पावर 7 इसका मतलब है 2 की पावर भी 7 होगी और 10 की पावर भी 7। तो 2 की पावर 7 कितनी होती है, 128। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऐसे लिख के कितना हो गया, 4 5, ये 7 टाइम्स हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 128। और 10 की पावर 7 का मतलब 7 जीरो जाएंगे। ओके, तो 7 जीरो ये और 3 ये, टोटल नंबर्स कितने हो गए, 10। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इतना आसान क्वेश्चन था ये। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ x - y इज इक्वल्स टू 8 एंड xy इक्वल्स टू 41 देन x की पावर 3 - y की पावर 3 इज। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एक्चुअल में 2018 में आए हुए हैं। जैसे अगर आप कुछ बुक्स मार्केट में जो है उनमें 2018 का पेपर जो दे रखा है वो एक मॉडल पेपर दे रखा है, वो एक्चुअल पेपर नहीं है। और ये एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन हैं। इसका PDF चाहिए अगर पेपर का तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप कॉमेंट करना, मैं आपको दे दूँगा उसका PDF। तो देखो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, ये देखना है x की पावर 3 - y की पावर 3। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी आपको याद होगी x - y और x² + y² + xy, ये आइडेंटिटी। तो x - y की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। xy की वैल्यू भी है लेकिन x² + y² चाहिए, तो ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। अभी स्क्वायर निकालना है तो यानी स्क्वायरिंग करके ही आंसर आएगा। तो सबसे पहले इस कंडीशन का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। x - y का x - y = 8 है ना, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो a - b के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा इसमें। तो a की स्क्वायर + b की स्क्वायर और -2ab, तो 2ab ये लिख लिया हमने, और ये हो गया 64। तो ये तो फाइंड आउट करना है हमें, ये ऐसे छोड़ देते हैं। -2 × xy की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 41। तो ये 41 लिख लेंगे और इधर 64। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 82। और ये माइनस का 82 इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 + 82। दैट मीन्स इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 146। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 82 लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमें अब ये देखना है, ये जो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैंने पहले लिख दी है, x - y की वैल्यू है, xy की वैल्यू भी है, और x² + y² की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, निकाल ली है। इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इस पर वैल्यू पुट करते हैं तो x - y, देखो यहाँ पे निकालना है कि हमें x की पावर 3 + y की पावर 3, सॉरी माइनस है। ओके, तो x - y इसकी वैल्यू कितनी, 8 लिख लो, ये लिख दिया। फिर ब्रैकेट में x² + y² इसकी वैल्यू कितनी है, 146, और प्लस x × y की वैल्यू कितनी है, 41। अब ये 8 हो गया और इनको जब ऐड करोगे तो कितना होगा, 187। मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है, 1496। तो बस ये करना है। अब इसको थोड़ा और भी हम जल्दी कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा आपको। और आपने फिर पहले आप अलजेब्रा वाली वीडियो देखो, अलजेब्रा की मैंने वीडियोज अपलोड करके वहाँ से कुछ आपको हिंट मिलेगा, तो आप अपने आप समझ जाओगे इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ये तो पूरा फॉर्मूला हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलजेब्रा के वो डायरेक्ट हो जाते हैं, तो पहले आप वो मेथड देखो, आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कंपनी सेल्स 200 ml ऑफ जूस इन 1 बॉटल। एक कंपनी है जो एक बॉटल में 200 ml जूस बेचती है, ठीक है। एंड द 10 सच बॉटल्स आर पैक्ड इन 1 कार्टून, और ऐसे 10 बॉटल्स एक कार्टून में पैक किए जाते हैं। तो देखिए एक बॉटल में कितना जूस है, 200 ml, और एक कार्टून में 1 कार्टून में कितने ऐसे बॉटल्स हैं, 10 बॉटल्स। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कार्टून का आ जाएगा, एक कार्टून की कैपेसिटी, एक कार्टून में 2000 ml। अब 2000 ml का मतलब कितना होता है, 2 लीटर, क्योंकि इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बॉटल में 200 ml,
तो 10 बॉटल में कितने हो जाएंगे 2000 ml, और 2000 ml जो है वही तो एक कार्टून में पैक किए जा रहे हैं। तो आपसे पूछा है द नंबर ऑफ कार्टून्स नीडेड फॉर 350 लीटर्स ऑफ जूस इज, कितने कार्टून्स की आवश्यकता होगी कि 350 लीटर जूस पैक हो जाए। तो 350 लीटर जूस पैक करना है हमें, और एक कार्टून में कितने लीटर आ रहा है 2 लीटर, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, उतने कार्टून्स की आवश्यकता पड़ेगी, कितना 175। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 15%, किसी आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है, एंड इट्स विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, और इसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज, तो नए रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। जैसे मान लो कोई एक रेक्टेंगल है ये, और इसकी कोई भी साइड थी, लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं पता, लेकिन क्या है बोला है कि रेक्टेंगल की लेंथ को 15% बढ़ा दिया, हमने इसको तो बढ़ा दिया, और ब्रेथ को 10% घटा दिया, इसको थोड़ा कम कर दिया, ये कर दिया ऐसा कुछ। तो आपको बताना है ये कि नए रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, क्या डिक्रीज होगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा, क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत आसान मेथड है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक बार लेंथ और एक बार ब्रेथ। परसेंटेज है तो हम इसे 100 के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे, क्योंकि कोई भी परसेंटेज अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है। तो मान लिया हमने कि लंबाई 100 थी शुरू में, और 15% इंक्रीज हुई तो कितनी हो जाएगी 115। इसकी विड्थ जो है वो 10% डिक्रीज हुई है। अगर मान लो पहले वो भी 100 थी, तो अब कितनी हो गई 90। किसी फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है, अलग से पूरा सॉल्यूशन नहीं करना हमें। लंबाई है, लेंथ कितनी थी, लेंथ 100 से 150 115 हो गई, 100 से 115, और ब्रेथ जो है 10% डिक्रीज हुई, यानी 100 के कंपेरिजन में 10 घट जाएगी, 10% का मतलब। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे L/B, ये ओरिजिनल है और ये न्यू वाला होगा, न्यू, ये हो जाएगा 10,000। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो लगा दो, पीछे एक जीरो लगा लो, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 5 जा 45, 4 आएगा, ये हो जाएगा 99, और 99 में जब 4 ऐड करोगे तो 103। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो। अब इसमें देखो गैप कितने का आ रहा है 35 का, तो 35 डिफरेंस कितने का है, तो 35 का है। अपन में हमेशा इनिशियल वैल्यू से परसेंटेज निकाला जाता है, तो बटे में 1000 लिख लो, इंटू में 100, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड करो 3.5। अच्छा ये देखो इधर 1000 है, वो इधर एक ज़्यादा है, यानी ये 1000, ये 1035, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो 3.5% इंक्रीज होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। अगर इधर की वैल्यू कम होगी तो डिक्रीज माना जाएगा। इस टाइप के मैंने और क्वेश्चन भी 1-2 वीडियो में अपलोड कर रखे हैं पहले, जो दिल्ली पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कराई उस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से और देख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज हाफ देन इट्स वॉल्यूम, अगर घन यानी क्यूब समझ गए आप, ये ओके समझ जाना थोड़ा सा। तो ये क्यूब है, अब इसकी जो साइड है, इसका जो किनारा है उसको हाफ कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो इसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर साइड को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ए मान लो, कोई नंबर्स मान लो, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इसकी साइड को मैंने 2 मान लिया, तो बाद में हाफ करने का मतलब कितने हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब 200 मान लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आ ही जाएगा। अब ये साइड है ओके, और वॉल्यूम की बात की गई है, तो मैंने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद। तो साइड 1D होता है, 1 डायमेंशनल, और वॉल्यूम को मैंने 3 डायमेंशनल का नाम दिया है उसमें। तो साइड से अगर हमें वॉल्यूम पे जाना है तो यानी क्यूब करना पड़ेगा पावर 3, तो इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 1। ओके, तो पहले वाला की अगर साइड 2 थी तो वॉल्यूम करने पे 8 आ रहा है, और जब साइड आधी कर दी गई, 1 कर दी गई, तो वॉल्यूम इसका कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो अब ये इसका कितना टाइम्स हो जा रहा है, जो नया वाला ये तो न्यू है, ये ओरिजिनल है। तो आपसे ये तो पूछा है कि अगर जब उसकी साइड को आधा कर दिया जाएगा, उसके किनारे को आधा कर दिया जाएगा, तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम इसका 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल 8 है, न्यू वाला कितना हो रहा है 1, तो 1/8। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है मेथड, क्योंकि कई बार आप लोगों ने ऐसा हो सकता है आपने अभी ये मेथड सीखा ही नहीं होगा, और मैं सिर्फ यहाँ पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं उन्हें देखो, और नहीं तो आप फॉर्मूला लगा लो। देखो फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, A⁴, ये वॉल्यूम हो गया, और नए वाले का कितना होगा, उसका आधा करोगे तो A/2 इंटू A/2 और A/2, इसको सॉल्व कर लो,
उसको सॉल्व करोगे फ्रैक्शन में रख के, क्योंकि ओरिजिनल बटे में रखा जाता है, चेंज करोगे सॉल्व करो तो 1/8 ही आएगा आंसर। सॉल्व करना आता है ये भी बता दो, चलो बता देता हूँ मैं। 1/2 सॉरी a/2। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा के इसको जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1/a इंटू 1/a और इंटू 1/a। ये तो बेसिक चीज़ें पता होंगी आपको। ये 3 बार a से ये कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 8, तो 1/8। ओके 1/8 यानी 1/8। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ट्राइंगल दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इट इज, कौन सा त्रिभुज इनमें से संभव नहीं है जिसको हम बना नहीं सकते हैं? पढ़ के देखो। और स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज और स्केलन हो। दूसरा है आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जिसके दो साइड्स इक्वल हो। स्केलन में क्या होता है तीनों साइड अलग हो। और राइट एंगल हो तो हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल। राइट एंगल में जैसे ये बनाओगे आप तो 3 4 5 राइट एंगल को सेटिस्फाई करता है, राइट एंगल की प्रॉपर्टी को, पाइथागोरस को, तो ये तो पॉसिबल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी दो साइड समान हो और ऑब्ट्यूज भी हो, यानी कि एक एंगल उसका 90 से बड़ा हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा बना सकते हो आप, क्या दिक्कत है? ये मान लो कि 90 से बड़ा होगा तो ये भी पॉसिबल है। तीसरा है अस्केलन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, स्केलन हो और ऑब्ट्यूज हो। स्केलन का मतलब जिसके तीनों साइड अलग अलग हो और ऑब्ट्यूज हो, वो भी पॉसिबल है। ये इसमें अगर एक को साइड को बड़ी कर दो एक को छोटी कर दो तो ये भी बन जाएगा। फोर्थ है एन इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि जिसकी तीनों साइड बराबर हो, और जिसकी तीनों साइड अगर बराबर होगी तो तीनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। अगर 3 साइड्स आर इक्वल देन ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, तो ये पॉसिबल नहीं। और यही पूछा है कि नॉट पॉसिबल, नॉट लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका आंसर होगा। क्योंकि इक्विलेटरल अगर हम बनाएंगे तो राइट एंगल उसमें नहीं बन पाएगा, 90 डिग्री नहीं आ पाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल में सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द नंबर इटसेल्फ। किसी संख्या का 50% उसी में जोड़ा जाता है। अब संख्या कुछ भी मान लो, आप x एज्यूम कर लो, 100 एज्यूम कर लो, 10 एज्यूम कर लो, जो मन करे आपका एज्यूम कर सकते हो। मैथ तो आप मैथ को मजाक बना सकते हो। मान लो हमने मान लिया नंबर, हमने ओरिजिनल नंबर क्या मान लिया 100, उसमें उसका 50% ऐड करोगे तो 100 का 100 का 50% कितना होगा? 50 होगा। तो उसमें अगर 50 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? अब नंबर हो गया 150। क्लियर है? आगे देखो क्या पूछा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ द रिजल्ट दैट नीड्स टू सब्ट्रैक्टेड टू गेट द ओरिजिनल नंबर बैक इट। मतलब अब इसमें से कितने परसेंट नंबर को घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इसमें से जो अब नंबर हमारे पास है इसमें से कितने परसेंट को घटा दिया जाए ताकि दोबारा ये ओरिजिनल नंबर यानी ये 100 बन जाए। इसमें से कितने परसेंट घटाया जाए? तो इसमें से घटाओगे 100 बनाने के लिए आप कितना घटाना होगा? 50 घटाना होगा। तो 50 घटाना है, और किस में से घटाना है? अब नंबर हमारे पास ये हो चुका है, तो किस में से घटाना है? 150 में से। ओके, और इंटू में 100, ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.33%। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो कितना आसान है, किसी x या किसी y z की एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ नंबर इज चोजन एट रैंडम अमंग द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। एक संख्या पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं में से निकाला जाता है या लिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर चोजन बीइंग अ मल्टीपल ऑफ 6 और 12। जो नंबर निकाला गया है, नंबर जो छांटा गया वो 6 या 12 का मल्टीपल है। प्रोबेबिलिटी की वीडियोज़ मैंने बना रखी है, 3-4 पार्ट हैं उसके, वो आप ज़रूर देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो 1 से 50 नंबर तक के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से 50 तक के, उनके बीच में 6 और 12 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? तो 6 या 12, या तो 6 या 12। तो 6 के मल्टीपल देख लो पहले, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। ये नंबर्स हो गए कितने? 8। अब इसमें कुछ नंबर्स 12 के मल्टीपल भी हैं, जैसे ये 12 का मल्टीपल है, ये 12 का है, ये भी है और ये भी है। तो ये तो बोला है ये तो 6 का मल्टीपल हो या 12 का, तो ये 6 के मल्टीपल है या फिर 12 के, दोनों नंबर में से किसी के भी मल्टीपल्स हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? 8। ओके, ये नंबर आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए। ओवरऑल आउटकम्स की बात करें तो 1 से 50 के बीच में टोटल नंबर्स कितने होंगे? 1 से 50 तक टोटल नंबर्स कितने होंगे? 50 होंगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 2 4 जा 8 और 2 से करोगे तो 25। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 4/25। तो काफ़ी ईजी है भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द मिनट
एंड द आवर हैंड यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई ऑफ अ क्लॉक आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी एक मान लो एक घड़ी बना लेते हैं और इसमें एक तो है ये घंटे वाली सुई, छोटी वाली सुई है ना, और एक है मान लो ये 3 बज रहे हैं सपोज एग्जांपल के लिए, ओके, ये छोटी वाली ये जो है ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, ओके, ऐसा कुछ हो रहा है, 3 बज रहे हैं मान लो, तो एक आवर हैंड है और एक मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई, ओके। अब अगर आपको पता होगा घड़ी, अगर आपने ध्यान से देखी कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो ये जो घंटे वाली सुई है ये 12 हर 1 घंटे में एक बार घूमते हैं, जैसे तभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे पे 3 बज रहे हैं तो 3 बजे यहाँ पे 3 पे होगी, जब 4 बजेंगे तो घंटे वाली सुई 4 पे आ जाएगी, है ना। तो ये जो घंटे वाली सुई है आवर हैंड जो है ये एक दिन में 24 आवर्स में कितने चक्कर लगाएगी, 24 चक्कर लगाएगी, लगाएगी क्या पूरा चक्कर, नहीं, पूरा चक्कर ये मिनट वाली लगाएगी, ध्यान रखना। देखो एक्चुअल में समझ लेना कॉन्सेप्ट को अच्छे से, जो मिनट वाली सुई है ना कि 1 घंटा कवर करते पूरा दोबारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा राउंड लगाती है, तो 1 राउंड हो गया। ऐसे करके अगर 24 घंटे है तो 24 राउंड लगाएगी, तो मिनट वाली सुई तो कितने राउंड लगाएगी 24। लेकिन जब घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो वो कितने राउंड लगाएगी। देखो ये जो आपने देखा होगा जो छोटी वाली सुई होती है घंटे की सुई, वो क्या करती है जब वो राउंड लगाती है तो वो उसे 12 घंटे यानी कि पूरा एक चक्कर जब तब लगता है जब 12 घंटे होते हैं। यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है तो दोबारा कब आएगी, 12 घंटे बाद आएगी यहाँ पे। और ऐसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो कितने राउंड लगेंगे घंटे वाली सुई के द्वारा, 2 राउंड लगेंगे, ओके। यानी पूरे 24 एक दिन में अगर 12 घंटे की बात करें तो ये एक बार घूमेगी और 24 घंटे में ये 2 बार घूमेगी वाली सुई, और ये पूरे 24 बार घूमेगी क्योंकि हर घंटे में एक बार कवर कर लेती है। इतना समझ गया आप। चलो अब आगे देखते हैं। तो जब ये कवर करेगी किनारे में डिस्टेंस सुई को इसको टच करेगी, छुएगी, तो इसका परिधि यानी सरकमफ्रेंस को टच करेगी। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, सर्कल के सरकमफ्रेंस का 2πr। और यही तो पूछा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन अ डे। जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उनका सम कितना होगा, तो 2πr, 2 × पाई × r। आर पहले मिनट वाली सुई की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये कितने चक्कर लगाएगी 24 चक्कर लगाएगी, 24 राउंड, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। क्योंकि ये तो एक राउंड की लेंथ निकलेगी, एक राउंड में कितना कवर किया 24 राउंड्स लगाने, तो 24 से मल्टीप्लाई प्लस। अब घंटे वाली सुई के लिए भी कर लेते हैं 2 × 2πr होता है, और r कितना है 3, लेकिन ये कितने चक्कर लगा रही है 2 चक्कर, 2 राउंड्स, ओके। अब इसमें ये पार्ट और ये पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 44/7, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसे, और ये बचा ये कितना हो गया 120 प्लस ये कितना हो गया 6, ओके, क्लियर है। तो 44/7 × 126, इसे कैंसिल करो, 7 × 1 = 7, 5 बचा, 7 × 8 = 56। अब 44 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 4 = 32, लास्ट में 2 यानी लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो सारी कैलकुलेशन से बच भी सकते हो आप, जल्दी से चेक कर सकते हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 था पीछे, इसलिए हमने ये टिक कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था एग्जाम में, जैसा भी आया था वैसा ही है, लेकिन सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। देखो, अरुण, नेहा एंड उमेश स्टार्ट वॉकिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है और जिसपे 3 लोगों ने एक ही जगह से सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है और सेम डायरेक्शन में। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है ये, ठीक है, और यहाँ कहीं से स्टार्ट किया है तीनों ने, या तो इस साइड की तरफ इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में इस तरीके से स्टार्ट किया 3 लोगों ने, तीनों का नाम दे रखा है। और फिर क्या बताया क्या है आगे, अरुण टेक्स ½ आवर, नेहा टेक्स 5.12 आवर एंड उमेश टेक्स 1/3 आवर टू कंप्लीट द वॉक। यानी तीनों अलग अलग टाइम लेते हैं। द नंबर ऑफ राउंड्स ईच पर्सन हैज़ टू कंप्लीट बिफोर द ऑल 3 मीट टुगेदर अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो, एक आधे घंटे में पूरा राउंड कवर करता है, एक 5/12 घंटे में, एक 1/3 में, यानी सब अलग अलग टाइम लेते हैं, यानी सबकी स्पीड अलग अलग होगी। तो ये बताना है कि दोबारा तीनों एक ही पॉइंट पे, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, यानी दोबारा यहाँ पे तीनों कब मिलेंगे, कितने राउंड के बाद, यानी किसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। तो बहुत आसान है, ये आधा घंटा लेता है, ये 5/12 लेता है और ये 1/3। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इनका एलसीएम लेना है। और एलसीएम कैसे, पहले इन नंबरों को हमें, जो फ्रैक्शन वाले ना, इन नंबरों को एलिमिनेट करना होगा। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 से इसको मल्टीप्लाई करो और 12 से इसको मल्टीप्लाई करो। इसको सॉल्व करोगे 6 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 5 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इन तीनों नंबरों का हमें एलसीएम लेना है,
पहले हमने क्या, तीनों नंबरों का एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे वाले नंबर जो है ना फ्रैक्शंस वो खत्म हो जाए। अब इन 6, 5 और 4, 6, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताओ। 60 आएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, एचसीएफ एलसीएम की वीडियो डाल रखी है मैंने, देखना शॉर्ट ट्रिक से सीख जाओगे आप। 60 एलसीएम आ गया। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10। 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 चक्कर, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चक्कर। ये आपका आंसर आ गया 10, 12, 15। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं रियल नंबर और एचसीएफ एंड एलसीएम वाली वीडियोज़ में, जो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ़ एम के बारे में क्या बताया गया है, एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शनल नंबर। जितने भी परिमेय संख्या होती है सारी की सारी भिन्न वाली संख्या होती है, बटे वाली संख्या होती है, फ्रैक्शन वाली संख्या, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं। और फिर दोबारा क्या, एन के बारे में क्या बताया कि एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, तो देखो जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सब हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन में नीचे नहीं हो सकता 0। जैसे ऊपर ये आप 0 लिखते हो ना, 0, 1, 2, 1/2 या फिर -1/3 ऐसा कुछ भी, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन क्या अगर ऐसा आप लिख दोगे, ये लिख दो 1/0, तो ये रैशनल नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शनल नंबर, तो ये बिल्कुल है, क्योंकि ये भी तो एक फ्रैक्शनल नंबर, इसके नीचे भी तो आप 1 लगा सकते हो ना, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो ये सारे रैशनल नंबर, यानी एम तो सही है। अब एन क्या बोला है, एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। फ्रैक्शन में तो ये भी होता है 1/√2, 1/√2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि √2 जो है ना, रूट वाले नंबर्स ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो रैशनल नहीं होते। यानी कि m तो ट्रू है और n क्या है, फॉल्स। कौन सा ऑप्शन में से लिखा हुआ है, m इज ट्रू एंड n इज फॉल्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 11th का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 15 people decided to contribute 1800 रुपीज़ ईच फॉर अ कम्युनिटी गेट टुगेदर। मतलब 15 लोगों ने फैसला किया है कि 1800 रुपये प्रत्येक लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, सहयोग देंगे, ताकि एक पार्टी रखी जाएगी गेट टुगेदर के लिए। ओके, हर व्यक्ति कितने देगा, 1800 रुपये। हाउएवर फ्यू ऑफ देम वर अनेबल टू कंट्रीब्यूट, लेकिन उसमें से कुछ, यानी 15 लोगों ने फैसला तो किया, लेकिन 15 में से कुछ लोग जो है ना वो अनेबल है कंट्रीब्यूट करने में, यानी वो पैसे दे नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं है। सो द रिमेनिंग पर्सन्स हैड टू कंट्रीब्यूट 1200 मोर पर हेड। लेकिन अगर 15 लोग, जैसे मान लो 15 लोगों को 1800 रुपये देने हैं, तो टोटल खर्च आएगा ये 15 × 1800। लेकिन होता क्या है कि 15 लोग पैसे नहीं दे पा रहे, यानी कुछ लोग कम दे पा रहे हैं, यानी कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो 15 से कम ही लोग पैसे देंगे। लेकिन जब कम लोग पैसे देंगे, यानी मान लिया हमने x लोग पैसे दे रहे हैं, हमें नहीं पता कितने लोग पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, जब कुछ लोग कम हो गए तो सभी लोगों को, जितने लोगों ने पैसे दिए उनको 1800 ना देकर अब उनको 1200 रुपये और ज़्यादा देना पड़ा, एक्स्ट्रा देना पड़ा। यानी कि 1800 और 1200 कितने हो जाएंगे, 3000। 1800 और 1200 3000। देना क्या था, 1800 रुपये 1800 रुपये देने थे 15 लोगों को। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोग बोल दिए, कुछ लोगों ने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते। तो अब कुछ कम हो गए लोग, यानी कितने लोग बचे हमें नहीं पता। मान लिया हमें x लोग दे रहे हैं पैसे, और कितने रुपए देने हैं, अब 3000 रुपये देने हैं, तब जाके पहले वाला बजट हो पाएगा। इसको सॉल्व कर दो, वही आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 15 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, यानी कि 9 लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये दिए हैं, तब जाके पार्टी हुई है, गेट टुगेदर हुआ है। अब 9 लोगों ने तो 3-3 हज़ार रुपये दिए, तो क्वेश्चन में ये पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु वर अनेबल टू कंट्रीब्यूट, जिन्होंने जो पैसे नहीं दे पाए। तो 15 में से 9 लोगों ने पैसे दिए, तो कितने लोगों ने नहीं दिए, 6 लोगों ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है, काफ़ी ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एज्यूमिंग x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, x और y नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या है, यानी जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। विच अमंग्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, यानी 3 ऑप्शन होंगे जो सही होंगे और 1 ऑप्शन गलत होगा। तो पहली बात तो ऐसे ऑप्शन में आप लास्ट के ऑप्शन से चेक कर सकते हो जब नॉट ट्रू, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होगा वो आपका टाइम खराब करने के लिए ऐसा पेपर सेट करके आप शुरू में सारे ऑप्शन चेक करो। लेकिन खैर मैं शुरू से चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखो, इफ़ GCD का मतलब होता है SCF। ओके, GCD ऑफ x एंड y इक्वल्स टू 1। अगर 2 नंबर्स का SCF 1 है, 2 नंबर्स का SCF 1 तभी आ सकते हैं जब दोनों के दोनों नंबर प्राइम होंगे, ध्यान रखना। देन x एंड y कैन नॉट बोथ बी इवन। जैसे मान लो एक नंबर 1 है, एक 2 है,
या फिर 2 और 3 है, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो अब इसका एस एफ भी क्या आएगा, इसका एस एफ 1 आएगा, इसका एस एफ भी 1 आएगा। तो क्या ये दोनों इवन है? नहीं है ना। तो ये तो बोला कैन नॉट बी इवन, तो पहला ऑप्शन सही है। इसने बोला कि अगर एस एफ 2 आता है तो इसका मतलब ये दोनों इवन होंगे। जैसे 2 और 4 का एस एफ कितना आएगा, 2 और 4 का एस एफ 2 आएगा। या फिर 4 और 6 का एस एफ कितना आएगा, इसका एस एफ भी 2 आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, इवन हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सेकंड भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एलसीएम एक्स कॉमा वाई इज अ फैक्टर ऑफ जी सी डी एक्स कॉमा वाई फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का एलसीएम, अब कोई भी 2 नंबर ले लो, आपके जो भी मन करे, कुछ भी ले लिया, मान लो 2 और 3 ले लिया हमने, और इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 6। एलसीएम कितना होगा 6। और एस एफ कितना होगा, 2 और 3 का एस एफ होगा 1। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एस एफ होता है 1। तो आपसे ये पूछा है कि एलसीएम जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, एक्स और वाई के एस सी एफ का। नहीं, 6 तो 1 के टेबल में आता ही नहीं है। 1 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 6 के टेबल में 1 नहीं आता, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन सी, यानी यही हमारा आंसर है। समझे, डी को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, एस एफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, बट एलसीएम कांट बी फैक्टर ऑफ एस एफ ऑलवेज। एस सी एफ जो होगा वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा, लेकिन एलसीएम हमेशा एस सी एफ का फैक्टर हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विक्रम्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज। विक्रम की आयु जो है उसकी बेटी की आयु से 4 गुनी है। एंड हाफ ऑफ हिज मदर, और उसकी विक्रम की आयु उसकी मदर की आयु से आधी है। 3 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग होते 2 वेरिएबल में क्वेश्चन आसानी से होता है, बट 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में तो हम हिट एंड ट्रायल या ट्रिक्स भी लगा लेते हैं, बट 3 वेरिएबल तो सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 39। मतलब तीनों की आयु का, तीनों की एज का एवरेज जो है वो 39 है। द डिफरेंस बिटवीन विक्रम्स डॉटर प्रेजेंट एज एंड विक्रम्स मदर प्रेजेंट एज, ये हमें फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, 3 लोग हैं, विक्रम, उसकी डॉटर, ये विक्रम, ये उसकी डॉटर, और ये उसकी मदर। विक्रम की एज को हम एक्स ले लेते हैं, इसकी एज को वाई, और इसकी एज को जेड, 3 अलग अलग हैं। ओके, अब क्या क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसे करेंगे। विक्रम की एज जो है ना उसके डॉटर की एज की 4 टाइम्स, यानी कि विक्रम की एज एक्स जो है उसके डॉटर की एज कितनी है वाई, उसके 4 टाइम्स है, तो ये हो गया। आगे फिर क्या कह रहा है, एंड हाफ ऑफ हिज मदर एज, यानी विक्रम की एज जो है ना उसकी मम्मी की आयु से हाफ है, आधी है, आधा कर दिया। अगर यहाँ से y की वैल्यू आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/x हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप z की वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। ये y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि तीनों की एवरेज एज कितनी है, 39। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे 3 लोगों की एवरेज एज निकालनी है तो 3 को हम x y z तीनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो उससे एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना दे रखा है 39। जैसे दो नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। 3 का एवरेज निकालना है तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 का निकालना है तो 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड। ओके, अभी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 117। ओके, अब यहाँ पे देखो y और z की वैल्यू आ चुकी है। y और z की वैल्यू हम इस जगह पुट कर सकते हैं, y और z की वैल्यू यहाँ पे y और z की जगह, सॉरी। तो x हमें पता नहीं, y की वैल्यू कितनी है 4/x, और प्लस z की वैल्यू कितनी है 2x, और इक्वल्स टू में 117। ओके, इसमें एलसीएम लेके इसे आप ऐड कर पाओगे आसानी से, इजीली ऐड हो जाएगा। अच्छा, कुछ गलत नहीं कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो x/4 होगा ना ये तो, हाँ सॉरी, x/4। ओके, हो जाता है कभी कभी, इंसान ही तो हम लोग भी, 4/में आ जाता है। अब ये एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो नीचे लिख लो 4, ऊपर कितना हो जाएगा, ये 4x प्लस x प्लस ये हो जाएगा 8x। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, एलसीएम लेके फ्रैक्शन वाले सम। अभी ऊपर हो जाएगा 13x, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 13x अपॉन में 4 इक्वल्स टू में 117। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या फिर ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 9। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 36 आएगी। x 36 आ गया तो अब यहाँ पुट कर दो। देखो फर्स्ट केस में x 36 है,
तो या फिर इसमें रख लो, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4, x की वैल्यू कितनी 36 और 36 अपॉन 4 करोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। और ये z की वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू एक्स है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी 36 और 36 को 2 से करोगे तो 72। आपसे ये तो पूछा है कि उसकी डॉटर और उसकी मदर की एज में, डॉटर और मदर की एज में डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 63। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना समझाने में टाइम लगता है। अगर आप एग्जाम में खुद करो, आप समझ में आ गए तो आप जल्दी कर पाओगे। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ गार्डनर विशेस टू फेंस, फेंस का मतलब बाड़ लगाना होता है, कांटे जो लगाते हैं खेतों में, देखा ना अपने किनारे किनारे चारों तरफ से। फेंस हिज 100 स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत आया था, ध्यान है, मिस प्रिंट था क्वेश्चन में। यहाँ 100 की जगह 200 लिखा था और 200 से कभी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये 100 सही इसकी जगह होगा। तो क्वेश्चन पेपर में 200 दिखे तो कन्फ्यूज मत होना, ये 100 होगा। रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन, एक रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन है। ओके, और इसके चारों तरफ गार्डनर को ना क्या करना है, बाड़ लगवानी है, यानी तार लगाने हैं, तार। ओके, तो तार कौन से लगाना है, वो कांटे वाले तार जो लगाने हैं। और इसने बोला क्या है 100 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया कितना है, कितना 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है। सिंस ही हैज़ ओनली 30 मीटर बार्ब्ड वायर, उसके पास कटीली तार कितनी है 30 मीटर। कटीली तार सिर्फ किनारे किनारे में लगेंगी और इस पूरे बीच एरिया में खेती होगी। ही फेंसेज 3 साइड्स ऑफ द गार्डन लेटिंग कंपाउंड वॉल ऑफ हिज हाउस एक्ट एज 4th साइड फेंस। मतलब इसने क्या किया, 3 साइड तो इसने तार लगवा दिए और एक साइड सामने की साइड ना उसने क्या कर लिया, अपने घर की जो दीवार है ना, उस दीवार को ही मान लिया कि वही वहाँ पे तार ना लगा के दीवार खड़ी कर दी। यानी कि इस साइड 3 साइड तो उसने तार लगा दिए और इस साइड से इसका घर हो गया, जहाँ पे एक साइड में उसकी दीवार ही उसके घर का काम, उसके फेंसिंग का काम करेगी, वायर लगाने का। ओके, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कंपाउंड वॉल यूज्ड, तो उसकी दीवार की, घर की जो दीवार है उसकी लंबाई निकाल ली है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। एरिया कितना है, L इंटू बी इक्वल्स टू 100 है। ओके, और 3 तरफ, ये जो हमारे पास तार है वो सिर्फ 3 तरफ ही लगनी है। तो देखो ये L है, ये B है, ये L और ये B। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2L प्लस 2B, या फिर यूँ समझ लो 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे 2 से तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगी ना, क्योंकि इस साइड तो हमारी दीवार है, लेंथ तो हम एक ही बार ले रहे हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो L प्लस 2B इक्वल्स टू 30। तार तो इतने में लगेगी ना, इधर लगेगी तार, इधर लगेगी और इधर, और इन तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 साइड को मिलाकर 30 दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि इनके लिए तार की लंबाई 30 है हमारे पास। तो L एक बार और 2 बार B। ओके, यहाँ से अगर L को चेंज करोगे इधर, ये लेके आओगे, L यहाँ छोड़ दो, 2B को इक्वल्स टू के बाद लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। अब आप चाहो तो ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो या फिर पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो इस L की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में इसमें पुट कर दो, तो L की जगह आप क्या लिखोगे 30 माइनस 2B और इनटू में B इक्वल्स टू 100। मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे 20 और 5 फैक्टर आएंगे इसके, मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्व कर लोगे ना 20 और 5। लेकिन ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो ऑप्शन से भी आ जाएगा। देखो कैसे, हम इस ऑप्शन इसको देखते हैं। ओके, और इसको चेक करते हो ऑप्शन से, कोई सा भी ऑप्शन उठा लो। वैसे सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है ऑप्शन से अगर चेक करो तो सबसे छोटे ऑप्शन को लेना। 15 को लेते, अगर मान लो यहाँ पे अगर आप 15 रखोगे, L की जगह 15, क्योंकि लेंथ ही तो निकालनी इस साइड, ये भी तो लेंथ है हमारी दीवार की, तो L की जगह 15 रखोगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 30 में से 15 घटाओगे 15 बचेगा। तो 2B इक्वल टू 15, यानी B की वैल्यू 7.5 आएगी। तो अगर उसी चीज़ को फिर यहाँ चेक करोगे तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, L की जगह 15 और B की जगह 7.5 मल्टीप्लाई करोगे 100 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 15 तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 20 ले लेते हैं, अगर L की जगह 20 रखोगे तो वो 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो फिर ये कितना बचेगा, 30 में से 20 माइनस होगा तो 10 बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। यानी कि L अगर आपने 20 लिया है तो B कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जरा यहाँ चेक करो, L अगर आप 20 रखते हो तो B 5, L 20 और B 5, 100 हो रहा है ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप इसको सॉल्व भी करोगे तो भी आ जाएगा आंसर, ये 30B माइनस 2B स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेना, सॉरी क्या लिखा मैं, 2B स्क्वायर होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टर आता है, आपको गुणनखंड करना, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगर आप में से किसी को फैक्टर ना आया तो आप एक वीडियो फैक्टराइजेशन के लिए भी बनी हुई है, उसको भी देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। इन अ क्रिकेट मैच एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ प्लेयर इज
इन 6 इनिंग्स, एक क्रिकेट मैच में एक प्लेयर का एवरेज रन्स कितना है 6 इनिंग्स का 30, यानी कि हर मैच में वो 30 रन्स बनाता है 6 इनिंग्स मान लो, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर सिंपल भाषा में समझना है तो 6 बार लिख लो आप, हर मैच में 30 है। हाउ मैनी रन्स ही शुड मेक इन द नेक्स्ट इनिंग्स, यानी 7th इनिंग्स में उसे कितने रन बनाने हैं टू इंक्रीज द एवरेज ऑफ रन्स बाय 6। तो देखो अगर 7th इनिंग्स में 6 इनिंग्स में तो 30 बना रहा है 30, 7th में भी अगर 30 बना दे तब तो एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वो 30 का ही एवरेज रहेगा, लेकिन उसे एवरेज अपना 6 रन से बढ़ाना है हर बार, ठीक है। टोटल एवरेज को 6, एवरेज कितना बढ़ना चाहिए 6 रन। तो अगर 6 बढ़ाना है तो देखो 30 तो हमें चाहिए 7वीं इनिंग्स के लिए, और 6 अगर सब में बढ़ाना है तो 6 कितनी बार बढ़ेगा 7 टाइम्स ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस में 7 × 6, तो ये कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगानी है। तो एवरेज भी अगर समझना है तो एवरेज की वीडियो देख सकते हो, इसके लिए मैंने स्टैटिक्स की वीडियो बना रखी है जिसमें ऐसे क्वेश्चन समझा रखे, आप वहाँ से समझोगे ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जितने इनिंग्स का था उतना हमने समझ लिया। 7th नेक्स्ट इनिंग्स में भी 30 अगर बनाएगा तो एवरेज चेंज नहीं होगा, लेकिन उसे 6 रन एवरेज बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो हर इनिंग्स में यानी 6 बढ़ेगा, तो 7 इनिंग्स हो जाएगी टोटल, तो 7 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 30 तो वैसे बनना चाहिए था, 30 बनना चाहिए था 7th इनिंग्स में, और प्लस 7 × 6, तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 72। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2018 वाले पेपर में सिर्फ 16 क्वेश्चन मैथ के थे और 4 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, तो उन रीजनिंग के क्वेश्चन को भी अब हम देख लेते हैं। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे, अगर आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, द डे 280 डेज फ्रॉम टुडे विल बी, आज फ्राइडे है तो 280 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो फ्राइडे प्लस 280 डेज। अब देखो इसको चेक करने के लिए ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर 7 दिन बाद नेक्स्ट डे रिपीट हो जाता है, तो आपसे 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर से मतलब है ये 7 से तो पूरा 40 टाइम्स में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसमें एक भी दिन नहीं बढ़ेगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा फ्राइडे ही होगा। अगर रिमाइंडर 1 आता तो इसमें एक दिन जोड़ देते, रिमाइंडर 2 आता, रिमाइंडर से मतलब है हमें ध्यान रखना, तो जितना रिमाइंडर आएगा उसमें जोड़ दोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आया तो फ्राइडे ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 2 men starting at the same point go in opposite direction for 12 किलोमीटर ईच। पर दोबारा पढ़े तो बाहर थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है क्योंकि आज बारिश का मौसम है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। 2 men स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट गो इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर 12 किलोमीटर ईच, मतलब एक सेम पॉइंट से 2 आदमी स्टार्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। एक इधर 12 किलोमीटर जाता है और एक इधर से इधर जाता है 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर और ये भी 12 किलोमीटर। मान लो ये A है और ये B है, ओके। उसके बाद ईच देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 5 किलोमीटर। अभी एक आदमी जब इधर से इसके ऊपर से चलते हुए इधर आ रहा है, इधर चलते हुए आ रहा है, तो उसका लेफ़्ट ये होगा, तो वहाँ से वो टर्न करता है और कितना जाता है 5 किलोमीटर। लेकिन जब वो इधर की तरफ मुँह करके जा रहे थे इधर, तो उसका लेफ़्ट इस साइड होगा, तो लेफ़्ट जब इस साइड होगा तो वो इधर मुड़ेगा और इधर कितना जा रहा है वो 5 किलोमीटर। दोनों के लिए बताया गया है। हाउ फार वुड दे बी फ्रॉम ईच अदर, तो अब वो यहाँ से एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो यहाँ से जब ये सॉल्व करोगे, ये देखोगे डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो 5 12 और पाइथागोरस ट्रिपलेट से पाइथागोरस लगाओगे तो ये आएगा 13। और ट्रिपलेट वाली वीडियो में आपने देखी हो, ट्रिपलेट में मैंने बता रखा है कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये 5 12 है तो ये 13 होगा और ये 5 12 तो ये भी 13 और 13 टोटल ऐड करेंगे तो ऑप्शन आंसर कितना आएगा 26। तो बस इतना आसान है क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस था। इन हाउ मैनी टोटल वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टोरी STOREY बी अरेंज्ड इफ़ ऑल 6 लेटर्स आर यूज्ड एट द सेम टाइम। ये 6 लेटर्स इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है ताकि रिपीट ना हो। देखो ये लिखा हो नहीं, हाउ मेनी टोटल वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज्ड इफ़ ऑल 6 लेटर्स आर यूज एट द सेम टाइम्स। कितने तरीके से, जैसे हम बोलते हैं किसी मीटिंग में अगर 100 लोग जाते हैं तो कितनी बार हैंड शेक करेंगे, कितने बार हाथ मिलाएंगे, तो उसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें डायरेक्ट यूज कर लो। कितने हैं अल्फ़ाबेट, ये 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल, 11 12 में आपने पढ़ा होगा मैथ में। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसको इतनी बार लिखेंगे, कितनी बार, जब तक कि 1 ना आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 720। मल्टीप्लाई बहुत आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The missing number in series 24, 18, 27, 60.75
और उसके बाद डैश है और उसके बाद है 683.4375। तो आपसे पूछा है मिसिंग नंबर क्या आएगा यहाँ पे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, ध्यान से देखना था, क्योंकि देखो इसमें पहले तो नंबर घटा है, फिर बढ़ा है, उसके बाद बढ़ता ही चला गया और उसके बाद डेसिमल आ रहा है। तो डेसिमल आ रहा है तो ये पक्का किसी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है ये, या डिवाइड हुआ है, या किसी डेसिमल नंबर से। तो ज़रा एक बार इसे चेक करते हैं। 18 को ऊपर रखते हैं और 24 को नीचे रखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 6 3 18, 6 4 3/4 का मतलब होता है 0.75। एक नंबर और चेक कर लेते हैं, अगला नंबर 27/18, 9 3 27, 9 2 18, इसको डिवाइड करोगे तो कितना है 1.75। अगले को भी चेक कर लेते हैं अब, 60.75/27। ओके, पॉइंट हटाओगे 2 0 आ जाएंगे। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लेते ज़रा। तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, नहीं तो काट लो इसे। 25 से करते हैं डिवाइड, 25 से सिंपलेस्ट फॉर्म में। 25 2 जा 50, 10 बचा, 25 4 जा 100, 7 25 3 जा 3 जाएगा, 5 जाएगा, 25 2 जा हो गया, फिर ये आ जाएगा आपका, तो ये कितना आएगा, इसको 25 से ऊपर कर लिया, अब नीचे भी 25 से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो तो 108 आएगा। फिर इसे अगर आप 3 से सॉल्व करते हो तो 81 आएगा, और इसे करोगे तो ये आएगा आपका कितना 36। 9 से करोगे तो 9 से 9 9 से 80, और 9 से करोगे, ये पूरा चेक करना मैंने आपको बता दिया था ताकि समझ में आ सके। अब इसको जब सॉल्व करो 2.25, तो अब ध्यान से देखो, ये 0.75 था, ये 1.5 और ये 2.25, यानी कि हर बार प्लस 0.75 हो रहा है। या प्लस बोल लो या मल्टीप्लाई बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, हर बार इतना प्लस करके और उसके बाद मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखो इसमें क्या किया हमने, 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, यानी कि 0.75 से। ओके, इसको फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3/2 से, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। अब इसको फिर हमने क्या किया, 1.5 के बाद हमने क्या किया, फिर उसमें 0.75 ऐड कर लिया, तो 0.75, इसमें जब 0.75 करोगे तो इतना आएगा 2.25। ओके, उसी को हम बोल सकते हैं 9/4 हो गया। अब 9/4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अगला नंबर जो है हमारा वो आ जाएगा, और वो कितना आएगा 182.25। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें फिर 0.75 ऐड करना है, और इसमें 0.75 ऐड करके तब मल्टीप्लाई करना। तो 0.75 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3, और 60.75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। यानी कि हर बार क्या करना है, इतना इतना बढ़ा लेना है और उसके बाद 3 से उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखो सबसे पहले 0.75 से हो गया, उम्मीद करता हूँ अब क्लियर हो चुका होगा, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। अब इतना पहली बार हुआ था ना, तो अब इसमें क्या करो, इतना बढ़ा दो पहले 0.75, तो ये कितना हो गया 1.25 होगी, तो अब 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर नेक्स्ट में इतना, इसमें ना 0.75 फिर बढ़ाओ, 2.25 हो गया। अब 2.25 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ गया। ओके, अब 2.25 में फिर 0.75 ऐड करो तो कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर हमारा आ गया। अगर आपको और चेक करना है तो अब 3 में ना क्या करो 0.75 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3.75, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आया हमारा इससे, तो तब ये आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये 2018 में आया हुआ था, बट ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा, डेसिमल में आएगा, ईजी भी आ सकता है। और 2019 में तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग का 2-4 क्वेश्चन आएंगे, उस पर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको टाइम बिताना है, मैथ पे फोकस करो ज़्यादा और बाकी सब्जेक्ट्स पे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना।